है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे आपको फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट किया था, जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में वेव मोशन तरंग गति के बारे में डिस्कस किया था। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ध्वनि, जो रिलेटेड है वेव मोशन से। ये टॉपिक पूरा रिलेटेड होता है, ठीक है। अब साउंड क्या होती है? साउंड देखा जाए तो एक प्रकार की एनर्जी है जो कंपनकारी वस्तु से उत्पन्न की जाती है, ठीक है। किसी वस्तु में वाइब्रेशन होता है तो कंपन होता है, तो इसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जो मंदिर होती है, मंदिर में जो घंटी लगी होती है उसमें हम डिस्टर्बेंस करते हैं तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी प्रकार कोई अगर एक ठोस वस्तु है, धातु वाली वस्तु है, तो उस पर जब हम आघात करते हैं तो वहाँ से भी, जैसे छड़ होता है, छड़ को भी दूसरी वस्तु पे हिट करते हैं तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी प्रकार ये व्हाइट बोर्ड है, मार्कर से हम इसको हिट करेंगे, इस पर आघात कर डिस्टर्बेंस करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी प्रकार जो गिटार होता है, गिटार में जो तारें लगी होती हैं, तारों को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो वहाँ भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड एक प्रकार का क्या है? साउंड एक प्रकार की एनर्जी है जो ऑक्सीलेशन मीन्स कंपनकारी वस्तु से उत्पन्न की जाती है, ठीक है। साउंड पहला देखिए, साउंड को ट्रेवलिंग के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, तथा ये निर्वात में नहीं ट्रैवल करती है। दूसरा, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। साउंड को ट्रैवलिंग करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। दूसरा, ये इसका जो नेचर होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगों जैसा होता है। अनुदैर्ध्य तरंग, इसका जो नेचर होता है अनुदैर्ध्य तरंगों जैसा होता है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हमने वेव मोशन के बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ हमने अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बताया था, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो जब साउंड ट्रैवल करती है तो जो उसके कण होते हैं वो स्थिर होते हैं, और जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का मतलब स्थानांतरण होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि साउंड को ट्रैवलिंग करने के लिए एटम और मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। मीडियम होगा तभी उसमें क्या, जैसे अगर मीडियम देखा जाए तो हमारा 3 मीडियम देखा जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं। इसलिए साउंड को ट्रेवलिंग करने के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। अब हम देखेंगे साउंड की चाल क्या होती है। साउंड के बारे में आपने बेसिक चीज़ें देखी, अब देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है, ध्वनि की चाल होती है, वो 2 गुणों पे डिपेंड करती है। पहला होता है इलास्टिसिटी, दूसरा होता है डेंसिटी, मतलब प्रत्यास्थता, दूसरा होता है घनत्व, ठीक है। देखिए, हमने किताबों में पढ़ा है जो ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोसों तथा धातुओं में होती है। क्यों होती है? देखिए, इसका मेन रीज़न है ये इलास्टिसिटी, मतलब प्रत्यास्थता। जो प्रत्यास्थता होती है सबसे अधिक ठोसों तथा धातुओं में पाई जाती है। मतलब जहाँ पे जो कोई भी मीडियम जितना इलास्टिक होगा, उसके प्रत्यास्थता जितनी अधिक होगी, उसमें जो ध्वनि की चाल होगी वो उतनी ही अधिक होती है। इसलिए धातुओं तथा ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। जो ठोस में होती है, सॉलिड में ध्वनि की चाल होती है 51-30 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड में होती है, द्रव में 1483 मीटर पर सेकेंड, और जो एयर होती है, हवा, गैस बोल सकते हैं हम अपन, गैस में होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ये जनरली होती है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल गैस में क्या होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम, फिर सबसे कम गैस में होती है। तो इसके कारण मेन रीज़न ये होता है कि जब कोई मीडियम जितना इलास्टिक होता है उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होती है। इसी प्रकार ठोसों तथा धातुओं में इलास्टिसिटी जो प्रत्यास्थता बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ध्वनि की चाल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। डेंसिटी सब देखेंगे, इसका इन्वर्सली रिलेशन होता है। अगर कोई मीडियम जितना भी डेंस होगा, मतलब जितनी भी इसका घनत्व होगा, उसमें साउंड की जो ट्रेवलिंग होगी वो बहुत कम होती है,
ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो शुष्क मौसम होता है, ड्राई मौसम होता है, गर्मियों का मौसम देखा जाता है, तो वहाँ पे घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण साउंड की ट्रेवलिंग जो होती है बहुत कम हो जाती है। उसी प्रकार वर्षा के मौसम में जो आर्द्र मौसम आता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण घनत्व कम होता है, जिसके कारण साउंड की जो ट्रेवलिंग है बहुत मतलब तेज़ी से होती है। इसी प्रकार आप देखे होंगे वर्षा ऋतु में ट्रेन की जो आवाज़ आती है तो ज़्यादा आती है, और उसी प्रकार गर्मी के मौसम में कम आती है। या आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं चीज़ के लिए, ठीक है। डेंसिटी हो गया। अब हम देखें स्पीड ऑफ साउंड हमारा हो गया। अब ट्रेवलिंग ऑर्डर जो होता है साउंड का, ट्रेवलिंग ऑर्डर ऑफ, ये होता है सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है गैस में। देखिए ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। आपको 3 एग्जाम्पल दिया जाएगा, द्रव में, ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें सॉलिड सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता गुण सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। इसके कारण ध्वनि की चाल सबसे अधिक इसमें स्पीड ऑफ साउंड में अगर देखा जाए तो इलास्टिसिटी के कारण ही सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवलिंग देखा जाए तो सॉलिड में होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ साउंड कितने प्रकार का होता है। देखिए अभी हमने स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा था, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ साउंड। ध्वनि के प्रकार, मनुष्य की सुनने की क्षमता के आधार पर जो साउंड होता है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए पहला जो होता है ऑडिबल साउंड बोलते हैं हम जिसे, ऑडिबल, इसकी जो मतलब ऑडिबल हो गया, ऑडिबल साउंड, इसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इतनी आवृत्ति की जो साउंड होता है इसको मनुष्य के कान सुन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है मनुष्य की श्रवण क्षमता कितनी होती है, मनुष्य सुनने की क्षमता कितनी होती है। मनुष्य की सुनने की जो क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। अब दूसरा जो होता है इसका उपयोग क्या है, जो कोई चीज़ें हमें सुनाई देती हैं इन्हीं के कारण सुनाई देती हैं, ऑडिबल साउंड के कारण। दूसरा है हमारा इंफ्रासोनिक, अपश्रव्य इंफ्रासोनिक साउंड वेव, ठीक है। इसे बोलेंगे पराश्रव्य तरंग, ठीक है। देखिए जो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होती है, 20 हर्ट्ज के जो नीचे की ध्वनि होती है, 20 हर्ट्ज से कम, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, पराश्रव्य तरंगे। देखिए इस प्रकार की ध्वनि जब हमारे पृथ्वी पे भूकंप आता है तो इस प्रकार की जो तरंग उत्पन्न होती है, और इसको जैसे हाथी हो गया, हाथी, वेल और गैंडा, ठीक है। पहले देखिए हाथी और वेल इस प्रकार की ध्वनि को सुन भी सकते हैं, उत्पादित भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो गैंडा होता है वो 5 हर्ट्ज तक, जो गैंडा होता है वो 5 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है उसको सुन सकता है, उत्पादित कर सकता है। जो इंफ्रासोनिक ये जो तरंगे होती हैं इनको मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, मनुष्य के लिए हानिकारक भी होती हैं। ये जो तरंगे होती हैं बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न की जाती है। देखिए भूकंप जब आता है तो इसी प्रकार की वेव जो होती हैं उत्पन्न होती है, इसी और 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति होती है। एग्जाम में पूछा जाता है जो इंफ्रासोनिक साउंड वेव होता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेव, 3rd नंबर। अब हम देखेंगे पराश्रव्य तरंगे।
मीन्स अल्ट्रासोनिक। इसकी जो आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए हमने पिछले लेक्चर में जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ाया था आपको वेव मोशन, तो वहाँ पे हमने बताया था अगर किसी भी तरंग की आवृत्ति अधिक होती है तो ऊर्जा भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार परासर तरंगें जो होती हैं इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मनुष्य के जो कान होते हैं इस चीज़ों को नहीं सुन सकते। इस प्रकार की जो तरंगों से जो साउंड होता है इस प्रकार को नहीं, मतलब इनको नहीं सुना जा सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होती है। इतनी अधिक आवृत्ति होने के कारण इसकी आवृत्ति बोर्ड देखेंगे, इसकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। देखिए इसका उपयोग अगर देखा, इसको एग्जाम में उपयोग पूछा जाता है। इसमें अत्यधिक ऊर्जा अत्यधिक फ्रिक्वेंसी के कारण इसमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसका उपयोग जो है उपयोग किया जाता है पहला नेविगेशन के रूप में, दूसरा होता है मशीनों के पुर्जे, तथा चिमनियों की कालिकों को साफ करने में। देखिए पहला उपयोग है नेविगेशन के रूप में, दूसरा है अगर देखा जाए तो एक सोनार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सोनार के रूप में समुद्र की गहराई पता करने के लिए, समुद्र की गहराई। देखिए जो हमारी पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो सोनार में यूज़ किया जाता है। सोनार का फुल नेम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, समुद्रों में जो हमारी मरीन चलती हैं, जो मरीन ड्राइव होती हैं, उसका जो नेविगेशन के लिए इन तरंगों का अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड के रूप में किया जाता है, सोनार के रूप में कि साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल नेम होता है। मशीनों के जो पुर्जे होते हैं तथा जो चिमनियों में जो कालिक जमी होती है उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। ऊर्जा के कारण जो चिमनियों की कालिक होती है, इसको जब हम इस प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जो कालिक होती है वो साफ हो जाती है। सोनार के रूप में किया जाता है। पहले दूसरा ईसीजी के रूप में, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनका पता लगा जांच के लिए किया जाता है। दूसरा होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, देखिए अब एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है सोनार क्या होता है। सोनार का फुल नेम, रेलवे का आरआरबी जेईई का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनार का फुल नेम क्या होता है। देखिए सोनार का फुल नेम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप लिख सकते हैं सोनार, इसका होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार का फुल नेम होता है। दूसरा क्या है नेविगेशन के रूप में, जैसे जो हमारी मरीन ड्राइव होती है जो समुद्र के नीचे चलती हैं, उनका जो रास्ता, उसका जो रास्ता बनाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार एक तरह से देखा जाए तो यही प्रकार पराश्रव्य तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं। जब इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो फॉर्म के रूप में चलती हैं, इस फॉर्म के ऊपर चलती जाती है, जो सामने कोई भी वस्तु होती है तो उससे रिफ्लेक्ट करके फिर पुनः वापस आती है। तो इससे ये पता चल जाता है, यहाँ पे अगर मरीन ड्राइव है तो यहाँ पे मरीन है अगर यहाँ पे, तो इससे ये पता चल जाता है कि कोई जो वस्तु है उसकी कितनी दूरी है। तो सोनार के द्वारा समुद्र में यूज गहराई वगैरह नापने में किया जाता है। दूसरा ईसीजी में हृदय के रोगियों को जांच करने के लिए ईसीजी में जो साउंड यूज होता था, पराश्रव्य तरंगे यूज होती हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा है कुत्ते, बिल्ली और डॉल्फिन
ठीक है। और तीसरा है चमगादड़। ये चीज़ें कुत्ते हैं, बिल्ली, डॉल्फिन, चमगादड़ इस प्रकार की ध्वनि, इस प्रकार की जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको सुना जा सकता है। चमगादड़ है जो अपने शिकार के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करता है। जो चमगादड़ होता है वो पराशर तरंगों का उपयोग करता है शिकार के लिए। देखिए अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये अगर चमगादड़ यहाँ पे होता है बैट, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, इस प्रकार की वेव छोड़ता है, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है। अगर यहाँ पे कोई कीट है तो ये कीट से टकरा के फिर उसी प्रकार वापस से इसको महसूस होता है, तो उसको पता चल जाता है कि जो कीट होता है इतनी दूरी पर स्थित है। इस प्रकार वह शिकार का यूज़ करता है। ठीक है, देखिए अब हम ये चीज़ें हो गई, हमने क्या क्या पढ़ा आपको। टाइप ऑफ साउंड में हमने पढ़ा ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आवृत्ति होती है उसको मनुष्य के कान सुन सकते हैं। वो हमारी क्या होती है, श्रव्य तरंगे बोल सकते हैं या श्रव्य ध्वनि बोल सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या होता है, अवश्रव्य तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। हाथी, वेल, गेंडा इस प्रकार की ध्वनि को सुनता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि भूकंप के समय जो तरंगे उत्पन्न होती है वो क्या होती है, इंफ्रासोनिक होती है। अल्ट्रासोनिक सोनार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसका उपयोग सोनार के लिए, नेविगेशन के लिए, कीटों को मारने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ईसीजी वगैरह में, ईसीजी हो गया हमारा जो अल्ट्रासोनोग्राफिक हो गया, मेडिकल क्षेत्र में कुत्ते, बिल्ली, डॉल्फिन, चमगादड़ इस प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चमगादड़ किस प्रकार का साउंड उत्पन्न करता है। तो चमगादड़ हमेशा अल्ट्रासोनिक मीन्स पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। अब हम देखेंगे साउंड पे कौन कौन से कारक, साउंड की जो ध्वनि की चाल होती है उस पे कौन कौन से कारकों का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो टाइप ऑफ साउंड हमने देखा अभी, अब हम देखेंगे ध्वनि की चाल पर कारकों का प्रभाव क्या होता है। टाइप ऑफ साउंड हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे ध्वनि की चाल पर विभिन्न प्रकार के कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रेशर का, दाब का, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है और ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल पर विभिन्न कारकों का प्रभाव। ठीक है, देखिए पहला देखेंगे प्रेशर, पहला है दाब मीन्स प्रेशर। अगर किसी भी ध्वनि का अगर ताप निश्चित होता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो चेंज नहीं होता है, मतलब प्रेशर स्थिर होता है। अगर ताप नियत होता है, अगर किसी भी ध्वनि का ताप नियत है तो उस पर जो प्रेशर का प्रभाव पड़ता है वो ना के बराबर पड़ता है, मतलब प्रेशर स्थिर ही रहता है। ठीक है, इसके कारण प्रेशर स्थिर रहने के कारण ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर किसी भी मीडियम का हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने के कारण उसके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, मतलब सेम रहती है। ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अब दूसरा है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर किसी भी ध्वनि की चाल, अगर किसी भी ध्वनि मीडियम में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो उस ध्वनि की चाल होती है वो गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अगर हम देखते हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर 1 डिग्री सेल्सियस हम जब ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, जब हम किसी भी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो उसके कारण जो गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। सीधी सी बात है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की जो चाल होती है 0.6 मीटर पर सेकंड बदल जाती है। इसका जो एक फार्मूला होता है, टेम्परेचर Vt बराबर होगा, देखा जाए तो ये होता है 332 प्लस 0.61 T। ठीक है, मतलब अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर पर सेकंड चाल बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे घनत्व का प्रभाव। घनत्व का प्रभाव हमने अभी डिस्कस किया था जब हमने पढ़ा था ध्वनि की चाल के स्पीड ऑफ साउंड में, तो हम घनत्व के बारे में पढ़ा था। तो क्या होता है, जब हम ह्यूमिडिटी मतलब अगर आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि का जो आर्द्रता बढ़ती है तो घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो ध्वनि होती है वो ध्वनि की जो स्पीड होती है वो तेज हो जाती है, मतलब अधिक तेजी से चलने लगती है। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं ह्यूमिडिटी कम होती है, आर्द्रता कम होती है तो घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण ध्वनि की जो चाल होती है वो कम होती है। इसी प्रकार आप देखेंगे गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में आर्द्रता कम हो जाती है, तो आर्द्रता कम होने के कारण जो साउंड होता है, जो साउंड की चाल होती है कम होती है। इसी प्रकार बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण घनत्व कम होता है, साउंड की चाल ज़्यादा ट्रेवलिंग करती है, मतलब उसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जो ट्रेन होती है, ट्रेन गर्मी में आती है तो जो उसकी आप साउंड सुनेंगे, ट्रेन की जो आवाज़ होती है उसकी आवाज़ सुनेंगे। और इसी प्रकार बरसात के मौसम में अगर ट्रेन की जो सीटी हॉर्न होता है उसका अगर सुनेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हो गया ताप का प्रभाव। दूसरा होता है, तीसरा अभी हमने जिसका देखा डेंसिटी का प्रभाव बताया हमने आपको, डेंसिटी अभी मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अब देखेंगे आवृत्ति का प्रभाव क्या होता है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट आवृत्ति का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए ध्वनि की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, मतलब कोई भी चेंज नहीं होता है। क्यों होता है, देखिए आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति के कारण जो कण होते हैं, कण का ट्रांसफर तो होता नहीं है, सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार आवृत्ति के कारण कोई ध्वनि की चाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा है तरंग दैर्ध्य का प्रभाव। अगर तरंग दैर्ध्य ध्वनि की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ध्वनि की चाल अगर कोई मीडियम डेंस होता है तो उसमें ध्वनि की चाल कम होती है, ध्वनि की चाल कम होने के कारण जो उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हमने 5 चीज़ें पढ़ी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या होता है, फिर हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ पढ़ा हमने। एक चीज़ और आप नोट के रूप में देख लीजिएगा, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जब कोई ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आवृत्ति जो होती है अपरिवर्तित रहती है, जो क्या कहते हैं ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य होती है वो बदल जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में ध्वनि के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ाएंगे, जिसमें तीव्रता क्या होती है उसकी, और तारत्व क्या होता है, पिच क्या होता है, ये चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।